नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा। डॉक्टर के रेप की हत्या के बाद जो केस बना, उस केस को आज हाई कोर्ट ने सीबीआई के हवाले कर दिया। कोलकाता पुलिस को आदेश दिया कि वो कल सुबह तक इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे और सीबीआई बिना देर किए इस दिल दहलाने वाले केस की जांच शुरू करे। हाईकोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी की सरकार के लिए सिर्फ इसलिए झटका नहीं है कि इस केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। ममता बनर्जी के लिए यह ज्यादा बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि हाईकोर्ट ने यह संदेह जाहिर किया कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस जांच कर रही है, उससे सबूतों के नष्ट होने का खतरा है। कोर्ट ने कई सवाल पूछे, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि आखिर पुलिस ने शुरू में से आत्महत्या का मामला किस आधार पर कहा। कोर्ट ने पूछा, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर कैसे मान लिया कि लड़की के साथ दरिंदगी करने वाला, हत्या करने वाला एक ही शख्स था। पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ करती रही, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रेशर में इस्तीफा दिया तो बिना देर किए उसी दिन सरकार ने उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। कोर्ट ममता बनर्जी की सरकार से इस कदर खफा थी कि अदालत ने कहा, अगर अगले 2 घंटे में प्रिंसिपल को छुट्टी पर नहीं भेजा गया तो अदालत को यह काम करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ, हाईकोर्ट का एक एक सवाल, एक एक कमेंट जानने लायक है, सुनने लायक है। लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। इस इशू पर सियासत कैसे हो रही है, कोर्ट के फैसले पर आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स ने आज क्या कहा, आईएमए ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिलकर क्या मांग रखी, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज कोलकाता हाई कोर्ट में कोलकाता पुलिस की कैसे फजीहत हुई। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यही है कि सीबीआई ने इस केस को अपने अंडर ले लिया है। फॉरेंसिक और क्राइम एक्सपर्ट की एक टीम बना दी गई है जो कल सुबह कोलकाता पहुंच जाएगी और डॉक्टर की हत्या के केस की जांच शुरू कर देगी। असल में ममता बनर्जी ने कल यह कहा था कि अगर कोलकाता पुलिस संडे तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती तो वो इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगी। लेकिन देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स को ममता की बात पर भरोसा नहीं हुआ और रेजिडेंट डॉक्टर के पेरेंट्स को, जिसकी हत्या हुई, जिसका रेप हुआ, जिन्होंने इस जघन्य अपराध में अपनी इकलौती बेटी खोई, उन माता पिता को भी ममता बनर्जी की बात पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए पेरेंट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। इस मामले में कई सारी पीआईएल भी दाखिल की गई थी। आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सारी पिटीशंस को क्लब करके एक साथ सुनवाई की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम के डिवीजन बेंच ने कहा, पुलिस 5 दिनों से इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची। हालांकि कोलकाता पुलिस ने कहा इस केस में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है, 35 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने पूछा, क्या इन 35 लोगों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान लिया गया? क्या पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया? तो कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने कहा, जिस कॉलेज में लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से ही पुलिस ने पूछताछ नहीं की, तो जांच कैसी हो रही है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हैरानी की बात यह कि कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी तो पुलिस वो भी नहीं दे पाई। इस पर भी अदालत ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पूछा कि लड़की की डेड बॉडी पर चोट के निशान थे, खून बह रहा था, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला क्यों कह दिया? इसका भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने कहा, अगर अब यह केस पुलिस के पास रहा तो इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए यह मामला तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगाल पुलिस आज शाम तक इस मामले की केस डायरी सीबीआई को सौंप दे
और कल तक केस के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को हैंडओवर कर दिए जाएं। इसके बाद अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इस मामले में प्रोएक्टिव नहीं थे, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पब्लिक प्रेशर में डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके फौरन बाद राज्य सरकार ने उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। ये फैसला करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर संदीप घोष को फौरन छुट्टी पर भेजा जाए। अगर अगले 2 घंटे में उन्हें छुट्टी पर नहीं भेजा जाता तो अदालत इसके लिए आदेश पास कर देगी। सीबीआई जांच का ऑर्डर जैसे ही आया, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस पर खुशी जताई। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कहा कि कोलकाता पुलिस की जांच पर उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन सीबीआई को यह केस ट्रांसफर होने के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। हम लोग ये सुन के बहुत खुश हैं। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ, अभी सीबीआई के हाथ में गया है तो प्रमाण के साथ, सही प्रमाण के साथ अभी जोजी को पकड़ा जरूर जाएगा। अभी तो सोच रहे कि अच्छा हुआ सीबीआई को मिला है, क्योंकि कोलकाता पुलिस जितनी स्पीड से काम कर रहा था उससे जस्टिस तो नहीं मिलता। अभी क्या कभी भी नहीं मिलता। अभी अगर सीबीआई अगर सच ठीक से देख ले तो अच्छा होगा। यही हमारा डिमांड था। हायर अथॉरिटीज ऑलरेडी रिजाइन, बट ये एक जो डिमांड था ये हमारा फुलफिल हो। ये जो मास रैली हुआ था, जो अभी भी हो रहा है, इसके वो दबाव में ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब में हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा एंड वी विल गेट सम मोर क्लूज दैट हु आर द कल्प्रिट्स। ये अच्छी बात है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद, केस सीबीआई के पास जाने के बाद प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स में भरोसा बढ़ा है। उन्हें लगता है कि न्याय मिलेगा। बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। आज सीबीआई जांच का ऑर्डर होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा अब इस मामले की जांच तेजी से होगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Yesterday, I and some others went to the Calcutta High Court and we lodged a writ petition through appeal. Our Honorable Chief Justice allowed us. Today hearing concluded. The victim family also participated. It's a good verdict. We welcome it. Earlier we said, today we also said that court monitoring CBI investigation होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इसका पीछे जो है उस सब को अंदर लेना चाहिए और न्याय संगति का अंदर जल्दी पनिशमेंट होना चाहिए। बीजेपी के एक और लीडर लॉकेट चैटर्जी ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब इस केस में बड़े बड़े खुलासे होंगे, कई बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। ये पुलिस लोग ही सबसे पहले झूठ बोला था। उनका गार्जियन, उसका पेरेंट्स को भी 3 घंटा 4 घंटा बैठ के रखा था। वही पुलिस ने फोन करके बताया था कि इसका ये सुसाइड हुआ है, ऐसा बोला था। तो इसका मतलब है कि ये लोग कुछ, इसके पास जो भी एविडेंस है तुरंत सीबीआई को इसके पास से लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब हवा कर देंगे पूरा, इसको लोपट कर देंगे पूरा इसको, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। 30 मिनट्स के अंदर ये निशंस जो भी घटना, भयावह जो घटना घटी है, ये एक आदमी का काम नहीं है। प्रभावशाली जो लोग जुड़े हैं उसका नाम सामने है। बंगाल का जनता जानना चाहते हैं, बंगाल का बेटी लोग जानना चाहते हैं, बंगाल का माँ बाप लोग जानना चाहते हैं। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा राजनीतिक पक्ष सुनवाता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार और तृणमूल कांग्रेस के नेता हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तो पहले ही कहा था कि वो रविवार तक ये केस सीबीआई को सौंप देंगी। कुणाल घोष ने कहा, जो लोग ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि ऐसी घटनाएं कई बीजेपी शासित राज्यों में भी हुई हैं, तो वहां किसी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा।
खराब इंसिडेंट है, हम सब लोग कंडेम कर रहे हैं। और ऑनरेबल सीएम पहले ही दिन पे बोल दिया था पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। विद इन 24 आवर्स वन एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। ऑनरेबल सीएम स्पेसिफिकली एंड क्लियरली टोल्ड दैट, उन्होंने कह दिया था पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और फांसी का सजा पुलिस प्रेयर करेंगे। इसके साथ सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, रेप टू मर्डर, देन मर्डर टू द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम, उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ था। तो आज बंगाल में वो नाटक करने चला है। कुणाल घोष कह रहे हैं कि ममता दीदी ने तो पहले ही केस को सीबीआई के हवाले करने की बात कह दी थी, लेकिन हकीकत यह कि ममता ने कहा था अगर कोलकाता पुलिस रविवार तक केस सॉल्व नहीं कर पाई तो केस सीबीआई को दे देंगी। लेकिन हाईकोर्ट ने आज कहा कि कोलकाता पुलिस का जो रवैया है उसे अगर और वक्त दिया गया तो बहुत सारे सबूत नष्ट हो सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने यह शक क्यों जाहिर किया, इसका सबूत भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया उसे कुछ ही देर बाद आरजी मेडिकल कॉलेज से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या हुई उसके पास ही सिविल वर्क शुरू हो गया। सेमिनार हॉल के करीब रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए टॉयलेट बन रहा है, उसके बगल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम है। इसी रूम पर उसकी दीवारों पर आज हथौड़ा चला दिया गया। क्योंकि सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की बॉडी मिली थी, बॉडी पर चोट के निशान थे, मुंह और नाक से खून निकल रहा था, इसलिए इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेमिनार हॉल के करीब टॉयलेट में भी कुछ सबूत हो सकते हैं। वैसे भी क्राइम स्पॉट को जांच पूरी होने तक सील कर दिया जाता है, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आज यहां हथौड़ा चलवा दिया। इसीलिए अब यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हाईकोर्ट ने आज पुलिस से पूछा इस केस को पुलिस ने पहले आत्महत्या क्यों कहा और पुलिस इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि इस जघन्य हत्याकांड को सिर्फ एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। अब यह सवाल क्यों पूछा गया? यह सवाल इसलिए पूछा गया कि डेड बॉडी जिस हालत में मिली थी उसे देखकर कोई भी व्यक्ति बता सकता था यह आत्महत्या का नहीं हत्या का केस है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर के गले पर कट का निशान था। बलात्कार के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। डॉक्टर की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। उसके मुंह पर जोरदार हमला किया गया था, जिसके कारण मुंह और नाक से खून निकला। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने जो दावा किया वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाला एक नहीं, एक से ज्यादा अपराधी थे। डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की बॉडी से एक से ज्यादा व्यक्तियों का सीमेन मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया उसमें ये क्लियर हुआ कि मल्टीपल इंजरीज था उसकी बॉडी में, उसके सारे शरीर में स्काल से लेकर पैर तक मल्टीपल इंजरी थी। और शी वॉज मर्डर्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मरा है और सांस रोक करके। और द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे कलेक्टेड फ्रॉम inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by your sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man.
मात्रा में सीमेन भी उनका वेजाइना में मिला है, ये भी पोस्टमार्टम में तो सीमेन लिखा नहीं होता है क्योंकि उसका लेबोरेटरी में मिलेगा सीमेन है या और कुछ है, लेकिन उसका वेजाइना से जो सैंपल जो कलेक्शन हुआ वो उसका ज़्यादा ही अमाउंट है 151 grams. That may be mixed semen mixed with some mucus or some vaginal discharge, but this amount, huge amount of fluid suggesting semen, there is every possibility of involvement of multiple men, more than one. ये बातें ऐसी हैं कि सुनने और बताने में भी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो बातें सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर ने जो दावा किया, उससे एक बात तो ये साफ हो जाती है कि इस मामले को किसी एक शख्स ने अंजाम नहीं दिया। इसमें एक से ज़्यादा अपराधी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बंगाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम संजय रॉय है। पुलिस का दावा है कि संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन आज जो जानकारी सामने आई उससे यह भी साबित होता है कि संजय रॉय की कोलकाता पुलिस के साथ अच्छी खासी जान पहचान थी। वो 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ एक वॉलंटरी के तौर पर जुड़ा हुआ था। संजय रॉय वेस्ट बंगाल पुलिस वेलफेयर बोर्ड का मेंबर था और आरजीकर हॉस्पिटल अक्सर आता जाता रहता था। पुलिस वालों के साथ उसके कनेक्शन कैसे थे, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि वो जिस मोटर बाइक पर चलता था उस पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा था। इतना ही नहीं, वो जो टी शर्ट पहनता था उसके पीछे भी पुलिस लिखा होता था। आज हाईकोर्ट के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी संतोष जाहिर किया। आईएमए की टीम ने आज शाम हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिलकर पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। एक दिन पहले ही आईएमए ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी थी, अपनी मांगें सामने रखी थी। एसोसिएशन का कहना है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, खासतौर पर लेडी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसी घटनाएं बार बार न हो, इसलिए कानून बनना चाहिए। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार को डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की चिंता है। कोलकाता में जो घटना हुई उसे लेकर सरकार गंभीर है। मामले की जांच सख्ती से की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जेपी नड्डा के निर्देश पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजेस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में सुरक्षित माहौल बनाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की पुलिस ने इस मामले को दबाने की जो कोशिश की वो बेहद शर्मनाक है। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। सीबीआई जांच का ऑर्डर आने के बाद और आईएमए की टीम की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद यह लगा था कि डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से एक ट्वीट करके कहा गया कि चूंकि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, डॉक्टर से सिक्योरिटी को लेकर कानून बनाने का वादा नहीं किया गया है, इसलिए उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, जिस तरह की दरिंदगी हुई, उसके बाद
पुलिस से उम्मीद की जा रही थी कि वो ऐसे केस में अपराधियों को पकड़ने में जान लगा देगी। ऐसा जुल्म, ऐसा पाप देखकर जिसका खून ना खोले वो खून नहीं पानी है। लेकिन हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के बाद लगा कि कोलकाता पुलिस इस केस को सुलझाने के बजाय उलझाने में लगी थी। पहले इसे आत्महत्या का मामला साबित करने की कोशिश की गई, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। सारा केस एक ही अपराधी के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश हुई, जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसके सबूत हैं। इस केस में यह भी लगा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी बातें तो पुलिस की लापरवाही और पुलिस की संवेदनहीनता मानी जा सकती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर पुलिस का फैसला तो नहीं हो सकता। जाहिर है ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, इसीलिए ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठे। दूसरी तरफ देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण मरीज परेशान हैं, इलाज के इंतजार में बैठे हैं। अब हाईकोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया है, इसलिए डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। और दूसरी बात इस मामले में राजनीति न करके अब सीबीआई की जांच का इंतजार करना चाहिए। बस जरूरत इस बात की कि सीबीआई इस केस को वॉर फुटिंग पर सॉल्व करे, जल्दी सॉल्व करे, डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, दरिंदों को ऐसी सजा मिले कि देखने सुनने वालों की रूह कांप जाए। यही इंसानियत का तकाजा है। कन्नौज में भी नाबालिग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती के केस में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब पुलिस नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धाराएं भी जोड़ेगी। इसके साथ साथ लड़की की बुआ को भी आरोपी बनाया जाएगा, जो लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। आज पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया। अब मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। आज मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत लड़के का बयान भी दर्ज हो गया। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने बताया कि नवाब सिंह यादव ने कैसे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो उसके चंगुल से कैसे बची। जब कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज किया जा रहा था उस वक्त उसके पेरेंट्स वहीं मौजूद थे। कोर्ट की कार्रवाई के बाद लड़की के माता पिता ने सारी कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि वो तो नोएडा में रहते हैं, बेटी का एडमिशन 10वीं क्लास में करवाया है, पिता दर्जी का काम करते हैं, परिवार गरीब है। कुछ दिन पहले लड़की की बुआ उस इलाके में आई थी, वो गांव वापस जा रही थी तो उसने लड़की के पेरेंट्स से कहा कि बेटी को उसके साथ गांव भेज दें, वो लड़की को उसके दादा दादी के पास पहुंचा देगी। बाप बाप ने बुआ पर भरोसा किया, बेटी को भेज दिया, लेकिन बुआ गांव जाने के बजाय लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास पहुंच गई। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि बुआ ने नवाब सिंह यादव के साथ उनकी बेटी का सौदा किया और अब वो इस बात का प्रेशर बना रही है कि परिवार वाले इस मामले को रफा दफा कर दे, आगे ना बढ़ाएं, वरना वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए अपनी लड़की को भेजा था और उसको घर पे नहीं पहुंचाया। 3 दिन उधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही है कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भागते हुए यहाँ पर सुबह पहुंचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था। उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का है, उनका यही धंधा ही है। लड़की के पिता ने भी अपनी बहन पर ही इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि नवाब सिंह यादव ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस उनके साथ पूरा सहयोग कर रही है। उन्हें यकीन है इस मामले में उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। हाँ। किसने किया? नवाब से। ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी, ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है। जिस महिला की ये लोग बात कर रहे हैं
जिस पर नवाब सिंह के पास अपनी बेटी को भेजने का इल्जाम लगा रहे हैं वो इनकी बहन है। जब पुलिस कल नवाब सिंह के कॉलेज में रेड डालने पहुंची थी उस वक्त ये महिला नवाब सिंह के कमरे में बैठी थी। अब पुलिस इस महिला को भी आरोपी बनाएगी, लेकिन इस महिला ने आज फिर कहा कि सारा केस फर्जी है, नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है। जब इससे पूछा गया कि कौन फंसा रहा है तो उसने कहा कि 4 लोग हैं, इनके नामों का खुलासा वो सही वक्त आने पर करेगी। मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी। हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। रिलेशन में क्या लगती है आपको? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। तो उसके बाद इसने बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया मैंने समझा। मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। आरोप क्यों लगाया? किस चीज़ का आरोप? उसने फ़ोन करके जो आरोप लगाया पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है, और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। तो ये प्लान पूरा मामला था क्या, नवाब सिंह यादव को फंसाने का, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। जब ये महिला कैमरे के सामने बोल रही थी तब तक इसे आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन जैसे ये खबर आई कि अब पुलिस इसके खिलाफ भी केस दर्ज करेगी तो ये महिला गायब हो गई। अब ये अंडरग्राउंड है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा पुलिस ये पता लगा रही है कि वो नवाब सिंह यादव के पास क्यों गई थी, लड़की के साथ जब गलत काम हुआ तो उसने उसे छुपाने की कोशिश क्यों की। जो पीड़िता है उनके साथ उनकी सगी बुआ थी। इनकी बुआ ने बताया कि इसमें जो अभियुक्त है नवाब सिंह, इनसे वो पिछले 5-6 सालों से जानकारी में है, और सुबह ये उनसे बातचीत करके गए थे। उसमें इन्होंने बताया कि जॉब के लिए लड़की को लेके गए थे, और उसमें जब ये रात्रि में वहाँ लगभग 11:30-12 बजे पहुँचे हैं, और इसकी जो बुआ है ये थोड़ी देर के लिए टॉयलेट के लिए गई, और जब ये 5 मिनट बाद वापस आया तो इस तरह की घटना होना बताया गया। तो इसमें इनकी बुआ से भी पूछताछ की जा रही है, जो भी इनके संबंध में भी जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि पॉक्सो केस में गिरफ्तार ये नवाब सिंह आखिर है कौन। हमारे रिपोर्टर्स ने इसकी पूरी हिस्ट्री शीट खोज निकाली। कन्नौज में नवाब सिंह यादव की इमेज एक दबंग की है, बाहुबली की है। नवाब सिंह कन्नौज के अडंगापुर गांव का रहने वाला है। पूरे इलाके में इसका रसूख है। यहां के लोग बताते हैं कि नवाब सिंह के साथ 200 गुंडों की फौज चलती है जो उसकी एक आवाज पर खड़े रहते हैं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ कन्नौज में ही 15 केस चल रहे हैं। 2004 में इसके खिलाफ मारपीट और धमकी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद तो नवाब सिंह के खिलाफ केस पर केस दर्ज होते गए, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके खिलाफ 3 मामले गुंडा एक्ट में दर्ज हैं। इसके अलावा मारपीट, धमकी देना, सरकार के काम में रुकावट डालना, किडनैपिंग की कोशिश करना, इस तरह के तमाम केसेस उसके खिलाफ हैं। गांव के लोग बताते हैं कि आज से 25 साल पहले नवाब सिंह का परिवार बहुत गरीब था, खाने के लाले थे, लेकिन पिछले 20 साल में जब से नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में एक्टिव हुआ, अखिलेश यादव के करीब पहुंचा, उसके बाद उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। सिर्फ कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पास 2 मकान हैं, एक डिग्री कॉलेज है और एक होटल है। इनकी कीमत करीब 70 करोड़ के आसपास है। खबर तो यह भी है कि नोएडा में भी नवाब सिंह यादव ने एक 5 स्टार होटल में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा नवाब सिंह यादव
कई बेनामी प्रॉपर्टीज का मालिक भी है। इसमें फैक्ट्री, होटल और हॉस्पिटल शामिल हैं। प्रशासन का अनुमान है कि नवाब सिंह की प्रॉपर्टी करीब 300 करोड़ की है। नवाब सिंह की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है और अपराध में अर्जित जो भी संपत्ति मिलेगी उस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। नवाब सिंह यादव की घिनौनी हरकत के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब सिंह को पार्टी का नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये दिखाती हैं कि नवाब सिंह अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है। उसके बचाव में कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा था कि लड़की रात को क्या करने के लिए कॉलेज गई थी, क्या 15 साल की लड़की को कोई नौकरी देता है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमले किए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, समाजवादी पार्टी महिलाओं को लेकर संवेदनहीन है। पीड़ित के साथ खड़े होने की बजाय अखिलेश की पार्टी के नेता पीड़िता पर ही सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल अखिलेश की जोड़ी की जीत से यूपी में अपराधियों के हौसले फिर बढ़ने लगे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। यूपी के जो 2 लड़के हैं जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का असली डीएनए मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा, योगी के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है। अपनी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठा आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी के नेता और ये वो, अरे वो नेता समाजवादी पार्टी में 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों से उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन सरकार ये बताए कि आपकी सरकार में लगातार बच्चियों पर अन्याय क्यों हो रहा है, इस पे जवाब सरकार को देना है। और एसपी साहब तो सम्मानित कर रहे थे अभी उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है, उस व्यक्ति को अभी 4 अगस्त को सम्मानित कर रहे थे। वो अधिकारी सम्मानित करेंगे, उसके बाद वो आदमी घटना करेगा, फिर आप आरोप लगाने पे समाजवादी पार्टी पे आ जाएंगे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात नहीं करती है, राजनीति की बात करती है। ये चिंता की बात है। कन्नौज का यह भयानक केस इतना हाईलाइट न होता अगर अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़ा नेता ना होता, और अगर वो नेता ना होता तो पुलिस को देखकर इतना बेखौफ ना होता। कन्नौज का ये केस एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन से अपराधियों की हिम्मत और ताकत बढ़ती है। क्रिमिनल एलिमेंट्स नेतागिरी का सहारा लेकर पैसा बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, बाहुबली बन जाते हैं और वोट पाने के लिए नेताओं की मजबूरी बन जाते हैं। फिर वो अपनी ताकत के नशे में बहु बेटियों का शोषण करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं होता। यह बात भी सामने आई कि ऐसे केसेस में ज्यादातर पीड़िता लड़की का कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला शामिल होता है।
अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो अपराधी के खिलाफ सॉलिड सबूत हासिल करे, पुख्ता केस तैयार करे और अदालत से उसे सजा दिलवाई जाए। दिल्ली सरकार के स्वाधीनता दिवस समारोह में झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने फैसला कर दिया कि छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह में दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले के केस में तिहाड़ जेल में हैं। वो चाहते थे एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी सिंह झंडा फहराएं, लेकिन उनकी चिट्ठी एलजी को नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आतिशी सिंह झंडा फहराएं, इसलिए उसके हिसाब से तैयारी की जाए। लेकिन डिपार्टमेंट ने गोपाल राय का आदेश मानने में असमर्थता जाहिर की। इसका कारण यह बताया गया कि चूंकि झंडा चीफ मिनिस्टर फहराते हैं और चीफ मिनिस्टर जेल में है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर इस तरह का निर्देश नहीं माना जा सकता। इसके बाद एलजी ने इसके बारे में केंद्र सरकार से राय मांगी, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी। होम मिनिस्ट्री ने आज बता दिया इस मामले में एलजी को फैसला लेने का अधिकार है, वही फैसला ले तो एलजी वी.के. सक्सेना ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने की जिम्मेदारी दे दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से जो लेटर जारी किया गया उसमें कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली पुलिस की टुकड़ी परेड करती है, इसलिए मुख्यमंत्री के बाद परेड की सलामी और झंडा फहराने का अधिकार राज्य के होम मिनिस्टर का है। होम मिनिस्ट्री कैलाश गहलोत के पास है, इसलिए वो केजरीवाल की जगह इस बार झंडा फहराएंगे। आज सुबह तक इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता खूब बोल रहे थे, लेकिन एलजी का आदेश आने के बाद कोई नेता नहीं बोला, किसी का बयान नहीं आया और इसी चुप्पी को बीजेपी ने बड़ा इशू बना दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, कैलाश गहलोत के नाम पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है, वो भी तो सरकार के मंत्री हैं। अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो एलजी यहाँ के अभिभावक हैं। अगर वो निर्णय कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास गृह विभाग है, जो गृह मंत्री है, वो झंडा फहराए, तो इसमें बुराई क्या है? वो भी तो आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को एक ही नाम से क्यों प्रेम है? अगर उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा विधायक जो गृह मंत्री है, आपका मंत्री है, वो विधायक वो अगर झंडा फहरा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इस राष्ट्रीय पर्व पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी जो चाहती थी कि किसी तरह से इस राष्ट्रीय पर्व को विवादों में घसीट दे, वो मुझे लगता है एलजी साहब ने उसका पटाक्षेप कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अब भले ही खामोश हो गए हों, लेकिन आज सुबह मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय से लेकर दिलीप पांडे तक तमाम नेताओं के बयान आए थे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार, जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबड़ता है, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते, भाई कहाँ है? स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को, एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी हो चुका है। हालांकि जिस वक्त मनीष सिसोदिया और आतिशी सिंह एलजी पर इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त वी.के. सक्सेना फैसला कर चुके थे उन्हें क्या करना है। सुबह सुबह वी.के. सक्सेना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ ही थे। सक्सेना और गहलोत ने वसंत विहार में मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट डिपो का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद जब वी.के. सक्सेना बाहर निकले तो उनसे पूछा गया दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, तो एलजी हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे निकल गए और कैलाश गहलोत उनके बगल में खड़े होकर मुस्कुराते रहे।
तो फ्लैग होस्टिंग कौन करेगा? आपने मना कर दिया है, आतिशी नहीं कर सकती है। धन्यवाद सर, आप करेंगे क्या? आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी करके एलजी के फैसले का स्वागत किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया कि चुनी हुई सरकार के मंत्री को झंडा फहराने का अधिकार देकर एलजी ने अच्छा किया, ये लोकतंत्र की जीत है। वैसे ये देखकर हैरत होती है कि झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर भी झगड़ा हो सकता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हुई क्योंकि चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो अपने पद से इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं और एलजी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री जेल में रहकर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। अब सरकार का कोई चीफ नहीं बचा। दूसरी तरफ दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एलजी वीके सक्सेना के पास बहुत सारे अधिकार हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी और एलजी सक्सेना के बीच तकरार तो रोज होती है, हर बात पर होती है, लेकिन स्वाधीनता दिवस मनाने पर, झंडा फहराने पर टकराव न होता तो अच्छा था। सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, तिरंगे का होना चाहिए। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक गुरमीत राम रहीम एक बार फिर फरलो बेल पर बाहर आ गया है। इस बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन का फरलो दिया है। आज सुबह 6:30 बजे रोहतक जेल से रिहा होने के बाद गुरमीत राम रहीम रोहतक में अपने आश्रम पहुंचा। कल वो बागपत के आश्रम में पहुंचेगा और अगले 20 दिन वहीं रहेगा। गुरमीत राम रहीम सिरसा में अपने आश्रम में 2 महिलाओं से बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा है। लेकिन पिछले 7 साल में राम रहीम 8 महीने से ज्यादा वक्त जेल से बाहर बिता चुका है। उसे 10 बार फरलो दिया जा चुका है। गुरमीत राम रहीम को बार बार जेल से रिहा किए जाने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ी नाराजगी जताई। एसजीपीसी ने कहा, अब यह बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए एक बलात्कारी और कत्ल के मुजरिम को बार बार जेल से छोड़ देती है। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ दिखाई दे रही है। कानून के मुताबिक गुरमीत राम रहीम एक सजा याफ्ता अपराधी है। बलात्कार के एक मामले में 20 साल और 2 मामलों में 10-10 साल की सजा मिली हुई है। राम रहीम पत्रकार रामचंद्र की हत्या के केस में उम्र कैद काट रहा है। ऐसे अपराधियों को बार बार फरलो मिल रही है। फरलो का फैसला कोर्ट नहीं करता, सरकार करती है। और ये सही है कि किसी भी अपराधी को 1 साल में 21 दिन का फरलो मिल सकता है, लेकिन सभी सजा याफ्ता कैदियों को इतनी बार फरलो नहीं मिलता। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि गुरमीत राम रहीम की अपील पर वोट मिलते हैं, इसलिए उसे चुनाव से पहले फरलो मिलता है। एक जमाने में कांग्रेस राम रहीम का इस्तेमाल करती थी, उसके जरिए वोट पाने की कोशिश करती थी। अब आरोप यह है कि यह काम बीजेपी कर रही है। और अब बात स्वामी रामदेव की। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु स्वामी रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस आज खत्म कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमातुल्ला की बेंच ने कहा कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट से वादा किया कि भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देंगे जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन पैदा हो, इसलिए उनके खिलाफ केस खत्म किया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर की थी और उन पर इलाज के मॉडर्न और एलोपैथिक सिस्टम को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में निजी तौर पर तलब किया था, उनसे माफीनामा लिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की प्रोसीडिंग्स खत्म करने का फैसला किया। स्वामी रामदेव को जाहिर है आज बड़ी राहत मिली होगी। सवाल स्वामी रामदेव की दवाओं की विश्वसनीयता का नहीं था, सवाल आयुर्वेद के प्रति उनके योगदान पर नहीं था। उनके काम की तो कोर्ट ने भी तारीफ की थी। सवाल था स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को लेकर। जब स्वामी रामदेव ने कोर्ट को भरोसा दिला दिया कि अब वो अपनी दवाओं की पब्लिसिटी और ब्रांडिंग का प्रचार प्रसार करते समय सावधानी बरतेंगे, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ केस को डिसमिस कर दिया। स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद के जरिए लाखों लोगों का इलाज किया। उन्होंने योग को घर घर पहुंचाया। इंडिया टीवी पर हर रोज स्वामी रामदेव योग शो करते हैं। इस शो को समाज के हर वर्ग के लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं और बताते हैं कि स्वामी रामदेव के योग के कारण उन्हें कितना फायदा हुआ। स्वामी रामदेव के इस योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।